हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है और है ना, हालांकि वीडियो को मेरा पहले अपलोड करना था, लेकिन ये ख़राब मौसम और इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम के कारण से सही से वीडियो नहीं बन पाया, और इवन लाइट ना होने के कारण से हम थोड़ा सा असमर्थ हो पाए। लेकिन अभी आपको है ना, बैक टू बैक तुरंत में विद इन वन आवर में आपको ये दोनों का दोनों मॉडल सेट मिल जाएगा। फर्स्ट आपको मिल चुका है, सेकेंड मॉडल सेट अभी ये हम आपको बनाया जाएगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। डिटेल वीडियो होगा, इस वीडियो में आपको है ना हर एक क्वेश्चन का है ना कंसेप्ट सिखा जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन से नियम से बनाएंगे, उसमें कौन सा रूल लगेगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, है ना। ताकि अगर वो क्वेश्चन आए तो अच्छी बात है, अगर वो क्वेश्चन ना आए, उसके जैसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए लाइक है ना, तो हम उस क्वेश्चन को भी बना पाए ऐसे। ठीक है, तो बिना कोई देरी का चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। क्या है चलिए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों कंपाउंड लिखे हुए हैं, इन चारों कंपाउंड का है ना किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा हमारे ग्लूकोज से। चलिए, तो सबसे पहले हम क्यों ना ये जान ले कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, इसे एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होता है, आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या देखते हैं हम लोग, किसी भी मॉलिक्यूल का है ना जितने सारे एटम होते हैं, है ना, कि उसमें कितना एटम है सबको रिप्रेजेंट करके। जैसे अगर हम ग्लूकोज का बात करें, है ना, ग्लूकोज का बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला C6H12O6, ये है ना। अब हर हर एक किसी का क्या होता है, अपना एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है। और क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला से समझिए, है ना, कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से जो एटम्स है उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। मतलब अगर इसमें अगर कोई कॉमन नंबर आ रहा है तो सबको कॉमन ले लीजिए। मैंने से कंस्टिट्यूएंट में से मैंने रेशियो, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, वो क्या कहलाता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, 6 है, 6 कॉमन आ सकता है। तो 6 कॉमन आ जाए तो क्या होगा C1H2 और वो क्या हो चुका 1, तो CH2NO, ये बनेगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब ग्लूकोज का क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, ये तो ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज। हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो चार ऑप्शन है, चारों में से किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मैच करेगा ग्लूकोज से। तो हम क्या करेंगे कि चारों का बारी बारी से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के देखेंगे और देखेंगे किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला एग्जैक्टली CH2O आता है, मतलब उसका मैच करेगा किससे, ग्लूकोज से। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए का बात करें तो क्या देगा आपका CH3CHO, है ना, जिसको हम एसिटल्डिहाइड एक ये है हमारा, है ना, क्या एसिटल्डिहाइड है ये, हाँ। तो अगर हम इसका लिखे तो इसमें देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे C2 है, H4 है, O1 है, इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है नहीं। अगर किसी में भी 1 आ गया समझिए वो कॉमन कभी नहीं आ सकता, है ना। 1 तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और यही इसका क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला भी। और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे ग्लूकोज से मैच नहीं कर सकता, मतलब ए नंबर ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए बी नंबर में जाते हैं। बी नंबर क्या है आपका CH3COOH, एसिटिक एसिड है। अच्छा, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो C2 कितने, 3 और 1 4, तो 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने 2, तो C2H5O2, ये क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, अब देखिए, अब सी में कॉमन आने वाला नंबर है तो बिल्कुल कॉमन आएगा, तो 2 आ गया कॉमन में, तो क्या आपका बचा, है ना, 2 कॉमन में क्या होगा C1 फिर H2 और O1 बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या C1H2O1, जिसको 1 को आप लिखे ना, लिखे CH2O। देखिए, और इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेरे से ग्लूकोज से, सेम है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम होता है इस हमारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। इसी कारण से इस वाले क्वेश्चन का मेरा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, वो सही आंसर माना जाएगा। चलिए समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है, ये सारे के सारे आपको क्लास में करवाया गया है ना। बस आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, कोई से भी दिक्कत नहीं आने वाला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, है ना, कि बोल रहा है कि जो क्वांटम नंबर यहाँ पे गिवन है। ओके, चलिए बनाते क्यों ना बनाया जाए, पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना।
हमें कुछ क्वांटम नंबर गिवन है ना। क्वांटम नंबर से देखिए आपको जब पढ़ाए तो उसमें भी बताया गया था कि क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आना है। क्वांटम नंबर क्या क्या आपका n दिया हुआ है, l दिया हुआ है, m दिया हुआ है। n का वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई 3, l का वैल्यू 2 और m का वैल्यू क्या है +2। अच्छा 3 मतलब ये थर्ड सेल का बात किया, ये थर्ड सेल का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा l इक्वल टू 2, देखिए l का वैल्यू अगर 0 तो वो s सबसेल बताता है, l का वैल्यू 1 तो p दिखाता है, l का वैल्यू 2 तो d सबसेल और l का वैल्यू 3 है तो f सबसेल। यहाँ सिंस l का वैल्यू 2 है तो d सबसेल का बात करेगा यहाँ पे, d सबसेल का बात करेंगे, है ना। और डी सबसेल में थ्री मिलेगी 3D का बात होगा, और m बराबर 2 है, मतलब देखिए 3D का अगर हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर तो d ऑर्बिटल है, इसे कितना होंगे 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 और 1 5। इसमें से l का वैल्यू 2 है तो हम लोग जो m का वैल्यू क्या होता है कि -l2 +l जाते हैं हम लोग, है ना। तो l का वैल्यू -2 है तो -2 -1 0 +1 एंड +2 ये होगा ऐसे। तो +2 m का वैल्यू मेरा क्या है +2 मतलब ये वाला ऑर्बिटल है। तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों कि n का वैल्यू 3, l के वैल्यू 2 और m का वैल्यू 2 कितने ऑर्बिटल के लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, लेकिन इनमें से क्या इसके लिए तीनों नहीं, इसके लिए n का वैल्यू तो 3 है, l का वैल्यू 2 है, लेकिन m का वैल्यू क्या है -2, इसके लिए m का वैल्यू -1, इसके लिए 0 इस 1, मतलब कि ये चारों के लिए l का वैल्यू 3 होगा, l का वैल्यू 2 होगा, लेकिन m का वैल्यू डिफरेंट है। और इसमें भी सेम चीज है, लेकिन मतलब ये तीनों मैच करने के लिए मतलब n3 हो, l2 हो, m+2 हो, ये ओनली एंड ओनली सिर्फ इसी ऑर्बिटल का हो सकता है, बाकी इन तीनों का कुछ ना कुछ अलग, मतलब कुछ मतलब m का वैल्यू क्या होगा अलग होगा। तो ये तीनों क्वांटम नंबर कितने ऑर्बिटल का हो सकते हैं, मात्र एक ही ऑर्बिटल का, जो ये वाला है। इस यहाँ से ऑप्शन बोल रहा है कि कितने, तीन नहीं, तीन का नहीं, दो का भी नहीं, मतलब हमारा सही होगा सर सी नंबर, कि एक ही ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसका ये तीनों क्वांटम नंबर होंगे। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, है ना। यह चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर, है ना, मैक्सिमम नंबर क्या होगा सो देखिए। अच्छा नंबर निकालना है ना। देखिए हम लोग हमेशा बात इसमें कैसे करते हैं, मोल में। अच्छा 1 मोल इक्वल टू क्या था 6.02 × 10⁻23, इतना मोलिक्यूल या इतना एटम का बात कर सकते हैं ऐसे, है ना, एटम का बात कर सकते हैं। अच्छा 2 मोल होगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाइड बाय Na, मतलब हम क्या देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपका ज्यादा है तो 100% नंबर ऑफ आइटम भी जो होंगे वो भी कम भी ज्यादा होंगे ऐसे। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो चारों में हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि किसमें ज्यादा मोल्स है। जिसमें ज्यादा मोल्स होगा उसमें मतलब कि नंबर ऑफ आइटम भी ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए का बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है 24 ग्राम मेरा कार्बन है। अच्छा जी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है उसका एटॉमिक मास। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो होगा वेट बाय मोलर मास, तो 24 ग्राम दिया हुआ वेट आपका, वेट अगर मास है 12, मोलर मास 12, कितना होगा 2 मोल्स, है ना। बी का ऑप्शन का बात करेंगे तो 56 ग्राम है, 56 मोलर मास, तो 1 मोल निकलेगा। अच्छा ये भी कितना 27 तो ये भी 1 मोल निकलेगा, ये 108 ये भी 108, वहां भी क्या होगा 1 मोल। मतलब बी सी डी तीनों के तीनों, बी सी और डी ये तीनों में कितने हैं 1 मोल है, जबकि आपका ए नंबर का 2 मोल। तो अगर इसमें 2 मोल है मतलब कि जस्ट डबल होगा एवोगाड्रो का, जबकि सब क्या होंगे सिंगल सिंगल होंगे, मतलब कि आपका तीसरा का ए नंबर जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम पाया जाएगा। सो तीसरा 4 नंबर क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आइटम रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड ऐसे, मतलब कि इस कंपाउंड में टोटल कितने आइटम है सो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हाँ, ये तो जस्ट मैथ है, कैलकुलेशन करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका CuSO4 and 5H2। अच्छा इसमें आइटम है कौन, एक तो कॉपर है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है ना, और आपका है एक हाइड्रोजन, इतने सारे आइटम है। चलिए तो पता करते हैं, पहले कॉपर कितना है यहाँ पे मास एक, तो कॉपर एक। सल्फर कितना है यहाँ पे एक, तो सल्फर भी एक। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये हो गया 4 ऑक्सीजन, और ये इसके पहले मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 यहाँ से 4 और ये 5, 9 ऑक्सीजन यहाँ पे है। हाइड्रोजन के बाद यहाँ कितना है 2 यहाँ, तो इससे पहले 5 तो 5 10, तो 10 ऐसे। तो टोटल इतने आइटम होंगे जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 और 10 20 और 1 21, कितना टोटल है आइटम 21। तो किसका ऑप्शन है बी नंबर, तो बी नंबर का होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बनाओ रे ऐसे, तो ये क्या होगा आपका 4 नंबर का 21 नंबर, मतलब बी नंबर ऑप्शन आंसर। फिफ्थ नंबर,
फिर हमें सब क्या है कि ग्रुप 2 एलिमेंट आर कॉल्ड, ये तो मेमोरी बस जैसे देखिए एक होता है ग्रुप 1 ए है ना, जस्ट है देखिए आप तो इसको जानते हैं ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 1 को 1 ए बोलते हैं, ग्रुप 2 को 2 ए भी बोलता है। और देखिए 1 ए में क्या आता है, सोडियम आ गए, पोटेशियम ये सब आते हैं, इसमें क्या आता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सब सॉरी मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं उनको बोलता है ना अल्कली मेटल, ये देख लीजिए दोनों बता देते हैं ना, ये क्या कहलाता है आपका अल्कली मेटल, जो यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए है ना। और जो ग्रुप 2 वाले हैं उसको बोलता है अल्कलाइन मेटल है ना, अल्कलाइन है ना अर्थ मेटल है ना, इसको बोलता है अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे। और अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल, देखिए जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है ना, जनरली हम जनरली की बात कर रहे हैं, हालांकि आपको पढ़ना है 12th में किसको बोलने किसको नहीं, देखो जो डी वाले ब्लॉक वाले हैं उनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल, जो यहाँ लिखा हुआ है इसका से। और इनर ट्रांजिशन हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट को, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट उसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल ऐसे करके। तो हमसे तो पूछेगा या तो अल्कली या तो अल्कलाइन, तो ग्रुप 1 वाला जिसका मतलब 1s1 आता है ना, S1 जिसका आता है वो सब आपका क्या है अल्कली है, और जिसमें भी S2 आता है सबसे आउटर मोस्ट में है ना, आउटर मोस्ट में क्या आपका सबका सब अल्कलाइन है। तो ग्रुप 2 पूछा तो हमसे कहा अल्कलाइन वाला मेरा बी नंबर ऑप्शन। चलिए छठा नंबर है, An element with atomic number 20 is placed in which period of the period? बहुत आसानी, तो बहुत सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं क्लास में। बोल रहा है कि कोई एटम है ठीक है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो कौन सा पीरियड में, ऐसे 20 है ना, तो फर्स्ट सेल में 2 जाएगा 8 हो गया, कितना हो गया है ना 2 8। और देखिए पहला में कितना कम था 2, तीसरा में कितना 8, तीसरा में कितना 18, बताइए तो 20 है तो 2 8 में खत्म हो गया, तो कितना बचा भाई 12, तो 12 आपका यहीं पे आ जाएगा थर्ड सेल में ही है ना, थर्ड सेल में 12 ले लेगा ये ऐसे करके, मतलब पक्का कौन सा जाएगा आपका थर्ड पीरियड में। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही समझा सकते हैं, एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो इसका क्या लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4 ओके कितना गया है ना 1s2 2s2 2p6 है ना 3s2 3p6 फिर 4s2, अरे रुको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 8 ही ना जाएगा, ऐसे देखो यहाँ गलत हो गई वाला है ना ऐसे, तो क्या बोले हम कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या होगा 4s2, तो आपका ये गया है ना। अब 4s2 है मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पर पीस है ना 2 4 6 10 12 6 18 और 2 पीस है ना, देखिए तो अब हम कैसे डिसाइड करते हैं पीरियड, तो आपका जो एटॉमिक जो भी आप लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे हाईएस्ट ना, जो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, जो एन का वैल्यू जो होता है ना, वही होता है सबका पीरियड। तो इसमें देखिए आपका सबसे हाईएस्ट यहाँ पे थर्ड चले 4 जो आ गया, मतलब क्या है 4 होगा, मतलब कि 4 इसका क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसी कारण से जो 20 नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा फोर्थ पीरियड में है ना। तो हमेशा आप ऐसे ही लिख के चले है ना, कि मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसमें जो सबसे हाईएस्ट एन का वैल्यू होगा है ना, वही बताता है उसका क्या आपका पीरियड है ना, ये जो सबसे हाईएस्ट एन होता है वही क्या होता है आपका जस्ट उस पीरियड का नाम, ये कौन से पीरियड में होगा। तो 20 को मैं 4 तक गया, इसी कारण से 4th पीरियड का होगा। ओके देन लेट्स है ना मूव फॉरवर्ड। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। चलिए ठीक है, बोल रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड है, ओके ठीक है, ये कितना 111 ग्राम, ठीक है 111 ग्राम है। बोल अगर 111 ग्राम है तो कितने इसमें आयंस हैं सो बताना है। अच्छा यहाँ पे अच्छा 1 मोल, अच्छा ये मोल में दिया हुआ नहीं था, ठीक है मतलब मोल्स में बात करेंगे, ओके ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए कि अगर CaCl2 जो है ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, और कौन सा कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड है ना, तो आयोनिक इसमें तो कोई आयन है नहीं, लेकिन जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम 2 प्लस एंड 2Cl माइनस, मतलब अगर एक कैल्शियम क्लोराइड अगर डिसोसिएट होता है तो बनेगा आपका है ना एक कैल्शियम क्लोराइड आयन और 2 क्या होगा Cl माइनस आयन, एक मोल से, मतलब अगर एक मोल कैल्शियम क्लोराइड है तो इसमें एक मोल बनेगा कैल्शियम का और 2 मोल बनेगा किसका क्लोराइड, मतलब कि टोटल कितने आयन मिलेंगे हमको 3 आयंस मिलेंगे। हमको तो आयंस ना पूछा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आयंस पूछ रहा है, आयंस मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बात करेंगे। अगर सिर्फ बोलता कटायन तो एक में एक मिलता, सिर्फ बोलता एनायन तो एक मोल में 2 एनायन मिलते, लेकिन चीज हमें बोला है आयंस, तो आयंस मींस कैटायन एंड एनायन बोथ हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब जब 1 मोल हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड होगा उस दौरान आपको 1 मोल मिलेगा कैल्शियम प्लस 2 का आयन और 2 मोल मिलेगा क्लोराइड का, तो टोटल कितने बनेंगे 3 आयन। तो हमें बस पता क्या करना है कि हमारे पास क्या है 111 111 ग्राम आपका कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है।
तो हमको इसे पता कि कितना मोल होगा, है ना, कितना मोल आपका कैल्शियम क्लोराइड है। अगर ये निकल गया तो हम कहेंगे अगर एक में है 3 तो 2 में 6 होगा, 4 में आपका 12 होगा। इस तरीके से चलिए करते हैं। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड है तो 20 दूनी 40 मोलर मास, 35 दूनी 70, कितना होगा 71, तो दोनों में कितना होगा आपका 111 ग्राम निकलेगा। अच्छा, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलेगा भाई? तो क्या होता है फॉर्मूला? वेट बाय मोलर मास। वेट कितना दिया हुआ है? 111, मोलर मास कितना हुआ? 111 मतलब 1 मोल है। और 1 मोल है मतलब अगर 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है उसमें आपको 3 मोल मिलेगा आयंस का, मतलब आंसर क्या होगा? सी नंबर 3 मोल। ऐसे ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन, ये तो खूब आसान क्वेश्चन, को बनानी जरूरी नहीं है ना, मतलब बनानी जरूरी मतलब कि बतानी जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्रोमियम का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, दो ही तो सवाल आता है जी, या तो आएगा कॉपर या तो आएगा क्रोमियम, इसी दोनों से सवाल आता है ना, इसके अलावा और कुछ देखा ही नहीं है ना। वो पता नहीं क्यों नहीं पूछता है, वो कैसा सब आदमी है। तो क्या आर्गन से हो गया 18 खत्म, फिर क्या होगा 4s1 और 3d5 ऐसे करके, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्गन 18 फिर 3d5 एंड 4s1 कहाँ पे है ये वाला, है ना, ये 3d5 4s1 बी नंबर ऑप्शन। 9 number question, the maximum number of electron in a subcell for which L equal to 3. Okay, L equal to 3 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सो पूछा गया है। L equal to L का 0 तो S आया, L का 1 तो P आया, L का 2 तो D आया, L का 3 तो F आया। F सबसेल है तो L equal to 3 गिवन है, इट मीन्स, है ना, हमारा बात कैसा कहा जा रहा है? F सबसेल का, और एफ सेक्शन में कितना ऑर्बिटल होते हैं? तो 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 होते हैं। ईच ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 2 जा 14, है ना। मैक्सिमम आप इस वाले में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 7 से। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 10 नंबर, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वही तो है, फोन करो सी भाई, ऐसे करके। सबसे ज्यादा कौन होता है? फ्लोरीन। कहा है फ्लोरीन? फ्लोरीन डी नंबर, है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा? हमेशा आपको सबसे मैक्सिमम लग पूछेगा, मिनिमम कभी नहीं पूछेगा ना, मिनिमम आप नहीं कर सकते, है ना। तो मैक्सिमम ही पूछेगा, और वो क्या आपका? फ्लोरीन है। उसके बाद कौन आता है तुम्हारा? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आपका? नाइट्रोजन। ऐसे ये 3 का हमेशा आपको याद रखना चाहिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए हर एक, जैसे एक होता है ना कि 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम, है ना। उसी तरीके से आपको प्रेशर को भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में लिखा जाता है, जिसमें से 1 atm, जिस आप ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये जो डी नंबर है पास्कल में, इससे नहीं होता है। 1 atm पास्कल तो होता है, लेकिन होता है 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, है ना, इतना ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? मात्र 1.1 10 का पावर 5, तो हटा दिया, खत्म कर दिया। हाँ, इसी कारण से ये जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है। बाकी 1 एटम को हम 760 टॉर भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब कभी कोई क्वेश्चन आपको लिख भी देगा कि इफ द प्रेशर इज 760 टॉर, तो समझ जाएगा वो कुछ नहीं 1 atm ही दिया हुआ है। ऐसे नहीं बोले तुमको, बोले कि मेरे पास 1000 ग्राम केला है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो कुछ नहीं, आप 1 kg केला ही बोल रहे हैं आप, है ना। ऐसे पे तो ये जस्ट है ना, एक प्रेशर को एटीएम या तो अलग अलग क्वांटिटी में भी, अलग अलग यूनिट में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें से आपका ए बी और डी सी है ना, वो सही है। डी वाला का सही ऐसे होता है 10 का पावर 5 से, लेकिन यहाँ पे 10 का पावर नहीं दिया है, मतलब ये आपका सही नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। डी नंबर आपका क्या होगा? आंसर होगा कि ये जो बात लिखा होगा सही नहीं है, तो 11 का आंसर होगा आपका डी। 12 का फॉर्मूला ऑफ जिप्सम साल्ट, तो 10 से पढ़ते आ रहा है, कैल्शियम सल्फेट 2s2, है ना। जिप्सम साल्ट का फॉर्मूला ये होता है। Which of the following pair contains gases heavier than nitrogen? अच्छा, यहाँ पे जो पेयर दिया हुआ है उसमें से कौन कौन से, जैसे यहाँ पे दिखाई में है तो दो गैस, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है। इसमें से, है ना, कौन से गैस का पेयर है, मतलब दोनों के दोनों गैस जो नाइट्रोजन से ज्यादा भारी होंगे? हैवी मतलब भारी, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना मोलर मास बताइए? 28 ग्राम। मतलब कौन से गैस का, है ना, हर एक गैस का मतलब पेयर में आपका मोलर मास, है ना, ज्यादा है, उस बात का हमें करना है जिक्र, है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या पहले ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? CO2 एंड SO2। तो CO2 कितना हो गया? 12 प्लस 32, तो कितना हो गया आपका? 44 ग्राम। ये तो ज्यादा हो गया। SO2 कितना होगा? 32 प्लस में 32, तो कितना हो गया? 64 ग्राम। देखिए ये दोनों के दोनों का जो मास है उसका नाइट्रोजन का ज्यादा है, मतलब ये जो पेयर है आपका उसके पास ज्यादा मैक्सिमम मोलर मास है इससे नाइट्रोजन से। इसका मतलब ये होगा आपका 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 बोल रहा है CaC2 रिएक्ट विथ वाटर टू गिव। अच्छा CaC2 का अगर हम लोग रिएक्शन, ओ हो
CaCO2 का रिएक्शन करते हैं तो क्या देगा? सो किसके साथ? वाटर के साथ। एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा, कैल्शियम कार्बाइड, ये देखो ये कैसे लिखा हुआ है, देखो C2 है, मतलब 2 कार्बन और कैल्शियम से बताया, C2 मतलब कैसे बताया, इसको तोड़िएगा, CaC2 को कैसे टूटेगा? कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव और C2 पे 2 नेगेटिव। कैल्शियम में 2 पॉजिटिव समझ में आ रहा है, 2 पॉजिटिव है, C2 मतलब 2 नेगेटिव, मतलब देखो 2 कार्बन है, इसमें से 1 2 3 कार्बन, इसमें भी 1 नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, तो उसको लिख के देखिए, एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा, है ना, कि 2 कार्बन 1 और 1 2 कार्बन, उसका क्या 2 नेगेटिव, तो मतलब C2 जो है वो C2 माइनस वो आपको इस फॉर्म में है। देखिए, तो जब इसका पानी साथ रिएक्शन करेंगे, देखिए इसमें माइनस है और वाटर के पास क्या मिलेगा आपको? H प्लस, तो इसका माइनस H प्लस को ले लेगा। अच्छा, उसी तरह से ये भी माइनस H प्लस को ले लेगा, क्या बनेगा आपका? C ट्रिपल बॉन्ड C, इससे जुड़ जाएगा H, इससे भी जुड़ जाएगा H, तो ये बनेगा आपका एक कंपाउंड ऐसे, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका? अच्छा, CA2OH को ले लेगा वाटर से, CaOH2, और क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये बनेगा आपका कंपाउंड। तो मीथेन बनेगा? नहीं, मीथेन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इथेन नहीं, इथेन भी नहीं बोलते। अच्छा, इथिलीन और एसिटालिन, देखिए ये नाम आपको बताए थे बार बार, है ना। देखिए इथिलीन किसको बोलते हैं? 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, उसको बोलते हैं इथिलीन, और 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ उसका बोलते हैं एसिटिलीन। तो क्या होगा सर? डी नंबर आपका होगा सही आंसर, कि एसिटिलीन। चलिए 15, what is the volume occupied by 8.8 gram of carbon dioxide at 31 degree Celsius and 1 bar pressure और R का वैल्यू? ये तो कुछ नहीं है, मतलब ये समझिए आपका एक कैलकुलेटर काम है आपका, तो उसमें कुछ काम ही नहीं है। आपको बोल रहा है कि क्या होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, मतलब आपको निकालना है वॉल्यूम। आपको गिवन क्या क्या है उसको देखिए, है ना, आपको पता है पहले CO2 गैस है जिसका वजन दिया हुआ है, वेट कितना आपका? 8.8 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको? 31.10 डिग्री सेल्सियस, ओके ठीक है। आपको प्रेशर दिया हुआ है, ये 1 बार प्रेशर जो लिखा हुआ है क्या है? 1 बार, है ना, ठीक है। और आपका आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर इक्वल का कांस्टेंट है वो, तो 0.083 बार, है ना, लीटर पर केल्विन, है ना, और पर मोल ऐसे। तो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, और एक ही तो फॉर्मूला है जिसका अपन निकालने का चांस है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। हमसे क्या पूछ रहा है भाई? तो भी, तो भी इक्वल टू क्या होगा? एन आर टी अपॉन में पी, है ना। देखिए अगर इस फॉर्मूला में देखिए तो आपको आर तो गिवन है, ये टी भी गिवन है, अच्छा पी भी गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। तो क्यों ना सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए, तो क्या होता है बताओ? वेट बाय मोलर मास, ना वेट क्या दिया हुआ है? कहा बिल्कुल दिया हुआ है 8.8, देखो यहाँ पे वेट दिया हुआ है। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मोलर मास निकालिएगा तो 12, और प्रेशर कितना? 32, कितना हो गया? 44, तो 44 हो जाएगा। तो 44 2 जा कटेगा तो 0.2, मैंने मोल्स कितना आया? 0.2। इसको पुट कर देना होगा और कुछ नहीं, फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। अच्छा नया पेज लेते हैं हम लोग, है ना। उसमें क्या करेंगे हम लोग कि आपका भी निकालना था, तो एन आर टी अपॉन में क्या था? पी। एन का वैल्यू कितना लाए हम लोग? 0.2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू कितना? 0.083, है ना, 0.083, है ना। और टी का वैल्यू कितना? अच्छा देखो इसमें 31.10, इसको फिर 273 से हम लोग कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ताकि हर एक बार वैल्यू हमेशा केल्विन में ही पुट करना है। कहीं भी दुनिया का फॉर्मूला हो, है ना, आप उसको टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही पुट करें, है ना, कभी भी डिग्री सेल्सियस में ना पुट करें, इसको पहले केल्विन में चेंज कर लीजिएगा, है ना। 31.10 प्लस 273 ऐसे, ठीक है। और प्रेशर दिया हुआ है 1 बार प्रेशर, है ना, यहाँ पे आएगा 1, इसका कट जाएगा, खाली ओनली लीटर बचेगा, आप लिख के देख लीजिएगा, है ना। आप खाली मैथ बताए यहाँ पे, है ना, तो कर लीजिएगा गुना, तो आपका आ जाएगा लगभग कितना, है ना, आपका ये इतना आता है ना, हम बनाए थे, हमने देखे थे इसको, है ना। तो 5.05 आपको ये यहाँ पे 5.05 लीटर आपका आ जाएगा आंसर, है ना, ऐसे, है ना। सो देख लेना, गुना है, कुछ बचा क्या? इसमें कुछ नहीं बचा, ऐसे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये तो क्या ही बताया ना, CH3 CH, है ना, फिर क्या आपका CH, फिर CH3 है ना, फिर C2H5 है, एंड आपको क्या है? CH3। देखिए बहुत को एकदम बहुत तेज बन के इसको बोल देगा मेन चेन, है ना, कि नहीं सीधा दिख रहा है ऐसी को मेन चेन, क्या गलत हो जाएगा। रिमेंजर कैसे हो सकता है? अब देखिए नीचे यहाँ पे ज्यादा कार्बन है ना, 2 कार्बन है यहाँ पे, तो हम 1 2 3 4 कार्बन का मेन चेन बना, अगर हम इसको बनाए तो 1 2 3 4 5 ऐसे ना बनेगा मेन चेन, इसका आंसर ऐसे नहीं। अगर जो मेन चेन होगा वो इस तरीके से होगा आपका मेन चेन, ऐसे ये होगा आपका मेन चेन। जब मेन चेन होगा तब का ये भी ब्रांच और ये भी क्या बनेगा आपका
ब्रांच। नंबरिंग करेंगे, अच्छा नंबर किधर से करना, जिधर से मेरा ब्रांच सामने पड़े तो आप इधर से आपका जाएगा राइट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 एंड 3 पे 2 मिथाइल है, तो 2 एंड 3 पे क्या होगा, डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है, इसका आंसर पेंट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा, पेंटेन। तो 2 3 डायमिथाइल है कहीं पे, यहाँ देखिए 2 3 डायमिथाइल 3 नंबर ऑप्शन है ना, तो सिस्टम का होगा आपका आंसर डी। 17 नंबर, बी द मोस्ट स्टेबल क्रिटिकल अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन क्रिटिकल है, देखिए। अच्छा कौन कौन है बताइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, C6H6 CH2 एंड CH2 रेडिकल, ऐसे लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है सी, यही आपका ए नंबर ऑप्शन है ना। बी नंबर अगर लिखे तो क्या लिखा हुआ है, C6H5 CH पर रेडिकल एंड यहाँ पे CH3। अच्छा देखिए यहाँ पे पहला में लिखने में गलती क्या, यहाँ पे C6H5 मतलब यहाँ 5 नहीं होगा, आपको यहाँ पे 5 होगा ना, 6 नहीं, तो अगर यहाँ पे 5 चला जाएगा। अच्छा फिर सी नंबर का बात करें तो क्या आपका CH3 एंड CH2 इस पे रेडिकल, और डी नंबर क्या आपका CH3 CH रेडिकल और CH3, ये तो बता चुके इस क्लास में। तो C6H5 मतलब कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ है, बेंजीन है ना, देखिए आपका यहाँ पे बेंजीन है वो। फिर क्या आपका CH2 ए नंबर को लिख रहे हैं, और यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे। अच्छा देखिए इसके बगल में क्या डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो रेजोनेंस नहीं कर सकता है, और इसमें ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर इसको बनाया जाए तो क्या होगा आपका बताइए, इसमें बेंजीन लगा हुआ है, और बेंजीन में लगा हुआ है CH, और फिर इससे क्या लगा हुआ है CH3, और रेडिकल यहाँ पे है देखिए, तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही है, और इसके बगल में डबल बॉन्ड भी है, मतलब ये रेजोनेंस भी कर सकता है, मतलब इसमें रेजोनेंस और है ना हाइपर कंजुगेशन दोनों है। जबकि इसमें ओनली हाइपर कंजुगेशन होगा, इसमें क्या होगा ओनली हाइपर कंजुगेशन, इसमें क्या होगा ओनली हाइपर कंजुगेशन। मतलब कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी इंक्लूड है, मतलब क्या होगा बी नंबर ऑप्शन जो होगा है ना, जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, Which of the following metal is not manufactured by electrolysis। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप लोग करा कि इसमें मेटल दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है आपका है ना, मैग्नीशियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयरन। इनमें से चारों में से कौन है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं बना सकते, या तो इसको बनाया नहीं जाता, मैं नहीं कहते। इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग जनरली, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग जनरली जो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका करते हैं एक्सट्रैक्शन, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, ये सब हम करते हैं। लेकिन जो कम रेटिव होते हैं, लिस्ट रेटिव होते हैं, उनको हम लोग है ना रिडक्शन वगैरह से, जैसे आप पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसमें स्मेल्टिंग वगैरह है ना, उस तरीके से हम लोग करते हैं। ऐसे जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, इन सबको हम लोग है ना मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें स्मेल्टिंग वगैरह करके रिडक्शन करवाते हैं ना, ऑक्सीजन उसका ऑक्साइड जोड़ के कार्बन के साथ उसको बर्न करवा दीजिए ना, ताकि उसका ऑक्साइड निकल जाए, इस तरह से मैन्युफैक्चर होता है। तो इसमें से जो आयरन आपका है ना, मतलब जो आयरन है ना, हम उसका मैन्युफैक्चरिंग आप रहा है नॉट, कि किसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं कहते थे, इन दिनों तो करते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम को निकाला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, मतलब कि इसमें आयरन ही है जिसका हम मैन्युफैक्चर किसी इलेक्ट्रोलाइसिस से हम नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, इन द मॉलिक्यूल क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या आपका CH डबल बॉन्ड CH2, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज, अच्छा मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कहाँ है, ये दोनों कार्बन, मतलब इस कार्बन का और इस कार्बन का क्या है हाइब्रिडाइजेशन। सो बड़ा सिंपल, देखिए कार्बन का क्या है आपका यहाँ पाई पाई, फिर सिग्मा और फिर सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड है कितने, दो, दो के लिए क्या होगा आपका sp, लोन पेयर तो होना नहीं। अच्छा इस वाले कार्बन का बात करा जाए तो एक सिग्मा, इधर सिग्मा और पाई, हाइड्रोजन में भी एक सिग्मा होगा यहाँ पे, तो टोटल 3 सिग्मा है ना, 3 सिग्मा मतलब क्या होगा sp2, तो sp2 है कहीं पे, sp2 बिल्कुल ये नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, ये नंबर ऑप्शन। व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, क्या होता है वॉशिंग सोडा का जब हीट करते हैं, तो देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इनटू क्या आपका 10H2O होता है शायद, है ना 10H2O ही होता है, देखिए ये होता है उसका फॉर्मूला है ना, कैसे होता है सोडियम कार्बोनेट में होगा 10H2O। अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को हीट कीजिएगा तो जो आपका ये वाटर का वेपर जो इसमें चिपका पड़ा है ना, ये वाटर उसका होगा वेपराइज हो जाएगा और सीधा टूटेगा आपका सोडियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या आपका H2O। फिर से इसको फर्दर हीट कीजिए तब आपका ये सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में उड़ेगा। लेकिन हमें नहीं बोला ना कि फर्दर, बस खाली आपको सोडियम, समझिए जो वॉशिंग सोडा है ना, आपका जो वॉशिंग सोडा उसी को सिर्फ हीट करना, तो जब सबसे पहले हीट करेंगे इसमें तो क्या पानी बाहर निकल जाएगा,
मतलब ये पानी है क्या, वाटर वेपर, मैंने गैस के रूप में उड़ेगा ना ऐसे करके। तो क्या आपका जो ऑप्शन डी नंबर होगा कि वाटर वेपर इज रिलीज, ये आपका सही आंसर है ना। कि जब जब हम वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे तो कनेक्ट करेंगे वाटर, वाटर वेपर क्या होगा आपका रिलीज होगा। 20 नंबर, the number of atom of oxygen present in 10 gram of sodium carbonate है ना, ये जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है। जस्ट अच्छा वॉशिंग सोडा से सवाल आया था, ऐसे आंसर इससे ही दे दिया। देखिए फॉर्मूला दे दिया यहाँ पे, क्या दे दिया आपका Na2CO3। बोल रहा है इसमें अगर ये एक 10.6 ग्राम है तो कितना आपका नंबर ऑफ एटम होगा ऑक्सीजन का। देखिए सबसे पहले पता कीजिए, अगर 1 मोल है ना मेरे पास सोडियम कार्बोनेट होगा तो इसमें कितना, देखिए 3 मोल होगा ऑक्सीजन का। देखिए यहाँ 3 आइटम है कि नहीं है ना, 3 मोल मतलब कि इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय एन जाएगा, मतलब कि क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 का पावर 23, इतना मोलिक्यूल होगा अगर 1 मोल है सोडियम कार्बोनेट तब। चलिए मतलब कि कितना होगा आपका ये 6.18 पॉइंट समथिंग ऐसा 3 दिन इससे है ना 18.6 इंटू 10 का पावर 23 इतना मोल होगा अगर 1 मोल है तब। लेकिन हमें मोल कितना पता नहीं, क्या जाएगा वेट जाएगा, तो वेट से निकालेंगे मोल। तो वेट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, वेट बाय मोलर मास। वेट कितना है भाई, तो 10.6। मोलर मास कितना निकलेगा, तो सोडियम कार्बोनेट का निकालते हैं मोलर मास है ना। चलो निकालो, तो कितना होगा सोडियम कार्बोनेट का 46 हो जाएगा, प्लस 12 और 16 48, कितना होगा 8 2 6 और 8 2 10 और 6 16 6 8 में 1 4 4 8 1 9 1 10 106 होगा, मतलब 106 है ना। कटेगा कितना आएगा 0.1 में, मैंने आपके पास वहां पे नहीं कितना मोल है 0.1, तो 1 मोल में 3 मोल था है ना। तो अब कितना क्या बोल सकते हैं 3 आइटम था ना ऐसे करके, कि अगर 1 मोल होगा तो मतलब कि 1 मोल में आपका इतना आइटम है। क्या बोल सकते हैं इधर यहाँ पे लेते हैं कि जब अगर 1 मोल आपका सोडियम कार्बोनेट है तो उसमें आपका 18.06 कितना है कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन है, आइटम इतना है। तो हमारे पास कितना मोल है 0.1 मोल, तो 0.1 मोल के लिए क्या होगा, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 18.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 23, तो मल्टीप्लाइड का होगा 1.806 मल्टीप्लाइड बाय 23 आइटम, इतना आइटम होगा उस ऑक्सीजन का ऐसे है ना। देखो तो कहाँ है, हाँ ये देखो सी नंबर ऑप्शन 1.82 दिया हुआ है, ये होगा क्या होगा सही आंसर कहलाएगा ऐसे। चलो किस हो गया ना 22, which one of the following pair of ions have the same electronic configuration, किसके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सब पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, अरे देखो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए सबसे पहला बात कि उन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए देखो नहीं कि अगर किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो अगला आदमी पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अलग है तो भैया फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का कोई बात ही नहीं बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख करके सीधा अगर इलेक्ट्रॉन भी निकाल लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा है ना। देखिए तो अगर हम पहला नंबर क्वेश्चन का बात करें तो पहला क्या है, क्रोमियम पे 3 प्लस और आयरन पे 3 प्लस। क्रोमियम में कितना 24, 24 में 3 गया तो कितना है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन है तो कितना था 26, 26 में 3 गया तो 23, तो इसका तो जिंदगी में नहीं होगा ए नंबर ऑप्शन का। बी नंबर ऑप्शन क्या आपका कि आयरन पर 3 प्लस एंड मैग्नीज पर 2 प्लस। अच्छा आयरन का एटॉमिक नंबर कितना था 26, 26 में 3 प्लस मतलब 3 कट गया तो 23 बच गया। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है 25, 25 में 2 प्लस में 2 निकल गया तो कितना हो गया आपका 25 में 3 तो 23। देखिए इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। इस कारण से बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा कि हाँ इन दोनों के पास आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप लिख के देख लीजिएगा आपको सेम मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो भैया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही होने वाला है। और इन दोनों को हम आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं है ना अपने सुविधा के अनुसार से, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम सॉरी हाइड्रोजन हीलियम प्लस एंड ऐसे मैंने बोल रहा है कि अगर इन लोग का रेडियाई का अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का अगर हम लोग ले तो क्या होगा रेशियो। देखिए सबसे पहले रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था 0.529 है ना, फिर क्या होता है आपका n स्क्वायर अपॉन में z है ना,
ये होता है आपका, है ना, एंगस्ट्रॉम में किसी भी अगर एटम का निकालना है अगर आपको, है ना, क्या उसका रेडियस, तो जिसमें सबको पता है ये तो जस्ट नंबर है, जो जेड है वो दिखाता है उसका एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, जो एन है वो बताता है ऑर्बिट को, है ना, कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सो फर्स्ट में कि सेकेंड में कि थर्ड में, सो। लेकिन तो अगर हम लोग रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का बात करेंगे, तो हाइड्रोजन का पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ऐसे करके इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या रेडियस, तो 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो 1, तो इसका मतलब क्या निकलेगा इसका 0.529 एंगस्ट्रॉम ऐसे निकलेगा। ठीक है भैया, हाँ। और अगर हम बात करें फिर, है ना, किसका रेडियस ऑफ किसका लिथियम का है आपका हीलियम पर पॉजिटिव है, तो क्या होगा 0.529 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा हीलियम पर कितना इलेक्ट्रॉन का हो जाता है एटॉमिक नंबर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन एक प्लस इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा है, कि मतलब ये भी पहला ही ऑर्बिट में होगा, मतलब यहाँ भी क्या होगा n स्क्वायर, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो ऐसे निकलेगा, तो क्या होगा, तो 0.529 बटा 2 जाएगा ये, है ना। और अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे किसका लिथियम 2 प्लस का, तो इसमें भी फर्स्ट ऑर्बिट का ही बात होगा, इसमें भी क्या होगा 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला ऑर्बिट ये भी है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, क्या होगा 0.529 अपॉन में 3 एंगस्ट्रॉम ऐसे। तो इन तीनों का रेशियो, अच्छा इनको देखिए कहते हैं आपका इसमें नीचे क्या है 1 है, अच्छा जो ऊपर वाला डाटा है 0.529 0.529 तीनों का सेम है, मतलब अगर हम तीनों का अगर रेशियो लेंगे, यहाँ पे लेते हैं, अगर रेशियो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेशियो रेडियस ऑफ हीलियम पर प्लस, और रेशियो इज टू रेडियस ऑफ लिथियम पर 2 प्लस का ले, तो 0.529 जो तीनों में है सेम कॉमन, तीनों कट जाएगा, तो बचे क्या, तो इसका बचेगा 1/1 पहले वाले हाइड्रोजन का, H2 इसका 1/2 और H2 क्या 1/3, यही ना बचेगा भैया, ये कट गया तो 1/1, ये 1/2 और 1/3, ये बनेगा आपका इसका रेडियस। अब हमारा जो ऑप्शन है उसमें सब एक पूरे नंबर में है ना, आपका एक नेचुरल नंबर में दिया गया है, तो इसका मतलब कि आप इसको फ्रैक्शन में रख सकते हैं क्या, नहीं। अच्छा, तो अगर फ्रैक्शन में लिखा नेचुरल में लिखा मतलब जो नीचे जो है वो सब जगह 1 आना चाहिए, तो अगर नीचे सबको 1 लाने के लिए क्या कीजिए कि अपने मन से, है ना, ऊपर में कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में, क्योंकि अगर जो नंबर आप एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको सेम नंबर तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि ये तीनों मेरे पास क्या आ जाए 1 आ जाए, हमारा आंसर में आपका क्या आ जाए, है ना, कि ऊपर में सिर्फ नंबर बचे, नीचे 1 1 हो जाए, 1 को लिखेंगे ना लिखेंगे, ताकि मेरा आंसर मैच कर पाए। तो कौन से नंबर पर करेंगे, देखिए देखिए नीचे जितने कौन से नंबर है 1 है 2 है और 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 3 2 6 और 6 1 6, तो 6 है, तो अगर 6 नंबर से अगर सबको अगर किया जाए मल्टीप्लाई सबके, है ना, न्यूमरेटर में, तो क्या होगा 6/1 is 2, 6/2 is 2, 6/3, क्योंकि अगर हम एक नंबर सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, तो क्या लिखाएगा 6/1 को 6 ही लिख सकते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 लिखाएगा, और 3 2 जा 6 तो 2 लिखाएगा। देखिए अब नीचे 1 है तो 1 को लिखे या ना लिखे, क्या होगा 6:3:2, ये होगा रेडियस रेशियो ऑफ हाइड्रोजन का, हीलियम का एंड लिथियम का। तो ऑप्शन है क्या आता है 6:3:2, हाँ बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल है, तो जो बी नंबर ऑप्शन होगा क्या होगा आपका सही आंसर। चलिए 24 नंबर, the ratio of number of moles of solute to the number of moles of solution is called, ये तो जस्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है ना, कि क्या बोल रहा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट होगा, है ना, उसको अगर रेशियो ले ले डिवाइड करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन मतलब क्या, उसमें सॉल्यूट भी और क्या आपका सॉल्वेंट भी दोनों से, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, मोल फ्रैक्शन, इसका होगा आंसर सी नंबर। 25 नंबर क्या बोल रहा है कि बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव रिलेशनशिप बिटवीन, ये तो पहले वाले मॉडल में है कि जो आपका बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, है ना, वॉल्यूम का, ये आपका बॉयल्स लॉ का था कहानी, है ना। तो बोल रहा है किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम होता होगा ए। अच्छा प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में कौन देता है आपको चार्ल्स लॉ, है ना, और प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, है ना, ऐसे करके आपका गेल-लुसक देता है, और वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कहा देता है, गेल-लुसक देता है ना, ये जो को नहीं पढ़ना है ऐसे करके, और वॉल्यूम में कौन देता है आपको एवोगाड्रो, नंबर ऑफ मोल्स आया कहीं भी तो एवोगाड्रो ही देता है आपको, वहां पे कहीं भी ऐसा लगेगा। तो हमारे बॉयल्स लॉ को पूछा था, इस बात से हमारा क्या होगा आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम आंसर। 27 नंबर बोल रहा है 3 कंटेनर ए बी सी,
अच्छा इसको लिखते जाते हैं तो आपको सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। इससे यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्या कि 3 कंटेनर है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, ठीक है, जिसका वॉल्यूम सेम है। अच्छा वॉल्यूम कंटेन, अच्छा हाँ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, लिखा मतलब इक्वल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से मतलब इसका जो बी होगा इसका भी बी होगा, इसका भी क्या होगा बी होगा, ठीक है। और जो गैस है इसमें ए में आपका ऑक्सीजन है, मतलब ए में ऑक्सीजन गैस है, बी में आपका नियोन, देखो ऑक्सीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस गैस लिखा गया है मतलब कि O2 के फॉर्म में होगा। नियोन क्या आपका नोबेल गैस मतलब नियोन जस्ट आपका नी के फॉर्म में होगा। एंड मीथेन, मीथेन तो क्या होगा CH4, ये गैस रखे पड़े ए बी सी में एट सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी तीनों में क्या आपका सेम है, ओके। एंड प्रेशर, प्रेशर भी तीनों में क्या है आपका सेम है, ऐसे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, मैंने हमको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ है ना देयर मासेस, इन लोग का वेट, मतलब का वेट का बात करना है ना, क्योंकि वेट का बात किया जा रहा है कि किसमें कितना होगा। देखिए अगर हम एवोगाड्रो का बात माने, एवोगाड्रो लो जो था वो क्या बोला था कि कोई भी कंटेनर हो, मान लीजिए ए कंटेनर हो चाहे बी कंटेनर हो और सी कंटेनर हो, कभी भी कोई कंटेनर हो, उसमें कौन सा गैस है हमको मतलब नहीं है, कोई भी गैस हो कोई मतलब हमें नहीं है ना। अगर कोई 3 कंटेनर है और इन तीनों का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहे, तीनों में 3 गो रहे, 4 गो रहे, 2 रहे, 1000 रहे, कितना भी रहे, अगर उन कंटेनर का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सब चीज सेम रहता है तो 100% नंबर ऑफ जो मोल्स होगा है ना, नंबर ऑफ मोल्स होगा वो भी तीनों में सेम होगा। मतलब कि ए में जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, जितना नंबर ऑफ मोल्स बी में होगा, जितना नंबर ऑफ मोल्स सी होगा, वो तीनों में आपको सेम मिलेगा, किसी में ज्यादा नहीं। अगर इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स 20 है तो बी में भी 20 मिलेगा, सी में भी 20 मिलेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर तीनों क्या है सेम, ठीक है। देखिए तो इस नियम को देते हुए मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी, अच्छा ए में क्या आपका ऑक्सीजन, बी में क्या आपका नियोन और सी में क्या आपका मीथेन, तो इन तीनों के पास नंबर ऑफ मोल्स भी जो होगा वो भी क्या होगा सेम होगा। तो हमसे पूछ रहा है वेट किसका ज्यादा है, वजन किसका ज्यादा है, सो ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, है ना। तो अगर हमको वेट निकालना है तो वेट इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अच्छा बताइए इन तीनों में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, तो ये तो सब में सेम होगा, अगर यहाँ पे 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, मैंने फॉर्मूला में सोचा 10 लगने वाला, लेकिन जो मोलर मास सेम है क्या, नहीं मोलर मास तो सेम नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नियोन है, इसमें क्या मीथेन है, तो मोलर मास अलग होने के कारण से मतलब हम क्या बोल सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है इसका मोलर मास का, देख लीजिए है ना। मतलब जिसका अगर मोलर मास बढ़ेगा उसका वेट भी बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 32 ग्राम, नियो कितना 10 दूनी 20 ग्राम, और अगर हम लोग मीथेन का बात करें तो 12 और 4 16 ग्राम। तो मोलर मास कितना था ऑक्सीजन का, मतलब इसका वेट भी ऑक्सीजन का ही ज्यादा होगा, उसके बाद किसका नियोन का, उसके बाद किसका सबसे कम होगा किसका मीथेन का, है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा इंक्रीजिंग में बोला है, मैंने सबसे कम होगा मीथेन का, उससे ज्यादा किसका नियोन का, उससे ज्यादा किसका ऑक्सीजन का। जब मीथेन है किसमें सी में, तो सी से ज्यादा किसका बी, बी से ज्यादा ए, तो सी बी ये होगा आपका करेक्ट आंसर है कहीं क्या, सी बी ए सी नंबर ऑप्शन दीजिए, हाँ ये सी नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए देखो 27 नंबर, 28 नंबर, के प्लस आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, ये तो ठीक है, के प्लस आयन आइसोइलेक्ट्रॉनिक में से इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका टर्म नंबर 19, एक प्लस मतलब 18, 18 एटॉम किसमें है, सोडियम में 10 है, इसमें 10 है, सीजम में आर्गन लिए नहीं, आपका आर्गन 18 होता तो 3 नंबर होगा सही आंसर। 29, Which of the following is not an इलेक्ट्रोफाइल, कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, सो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है अगर, तो जितने भी माइनस वाले होते हैं सबके सब क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल, है ना, सबके सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब यही जो है वो क्या एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बाकी इसमें भी प्लस है तो ये भी होगा, इसमें भी प्लस ये भी होगा। BF3 में भले प्लस नहीं है लेकिन इसमें BF3 में क्या है 6 3 ही बॉन्ड है, तो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके बाद भी डिफिशियंसी है, ल्यूविस एसिड है ये, है ना, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कि बी नंबर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नहीं है, वो क्या है न्यूक्लियोफाइल। तीसरा क्वेश्चन है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा कि अगर हेट्रोलिटिक टूटता है CX का बॉन्ड तो क्या फॉर्मेशन करेगा, सर हेट्रोलिटिक में तो भैया बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है कार्बनिक लेपर, हेट्रोलिटिक मतलब एक तरफा। अच्छा CX में X का क्या होता है पार्शियली नेगेटिव, उसका होगा पार्शियली पॉजिटिव, टूटेगा तो इधर की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा C और X अलग अलग हो जाएंगे, X पे माइनस बनेगा, C पे बनेगा प्लस,
और कार्बन पे प्लस बनना क्या कहलाता है? एक तरह का कार्बोकेटायन। कार्बन पे बना पॉजिटिव तो कार्बोकेटायन का बनेगा, तो कहीं जाना कार्बोकेटायन होगा, वही आपका सही आंसर बी नंबर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, है ना। चलिए क्या बोल रहा है कि आप उसको ऑर्डर लगाइए क्या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम आपको पहले वीडियो में समझा चुके हैं, मतलब कि जो पहला मॉडल सेट है ना, कि क्या कहलाता है मेरा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सो, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, है ना, किसी एटम में गैसेस स्टेटमेंट करने के बाद, तो कहलाता है आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए यहाँ पे हमें उसी का बात करना है। यहाँ पे है कौन कौन एटम भाई? तो लिथियम है ना, फिर आपका बेरिलियम है और बोरोन है, कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका एटॉमिक नंबर 6। और जबकि बात करें तो 2n1, 2n2, 2n3 और 2n4, मतलब सबका इलेक्ट्रॉन थर्ड ही शेल में खत्म हो रहा है। इसका मतलब कि सब सेकेंड ऑर्बिट में आने वाले हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है भैया। तो मतलब कि सब लेफ्ट से, देखो हमको पता क्या है कि लेफ्ट से अगर हम राइट जाते कभी भी पीरियोडिक टेबल में, है ना, तो आपका जो जेड इफेक्टिव होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण से इसका साइज जो होता है क्या होता है? घट जाता है। मतलब अगर साइज का बात करेंगे तो लिथियम से ज्यादा, लिथियम सबसे ज्यादा बड़ा होगा, फिर उससे छोटा कौन होगा? बेरिलियम, और उससे छोटा फिर बोरोन, और सबसे छोटा होगा कार्बन। ये होगा इसका क्या? साइज का। हमसे क्या पूछा? साइज का। अच्छा हमसे साइज नहीं पूछा, हमसे पूछा आयनेशन एनर्जी। लेकिन हम जानते हैं कि जिसका साइज सबसे छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है। मतलब अगर इसमें देखा जाए तो लिथियम में से सबसे छोटा कार्बन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा टफ होगा। मैंने सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हमें लगेगा, है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कितना लगेगा? आपका कार्बन में सबसे ज्यादा। तो कार्बन सबसे ज्यादा है कहाँ? देखो तो ए और बी में कार्बन सबसे ज्यादा है, बी में भी कार्बन सबसे ज्यादा है, लेकिन सी और डी में तो कार्बन है ही नहीं, तो ये तो सी और डी हो ही नहीं सकते। तो आपका आंसर होगा या तो ए या तो बी। अच्छा लिथियम का शायद सबसे ज्यादा बड़ा है ना, मतलब कि तो इसमें सबसे कम लगेगा एनर्जी, तो सबसे कम किसका होगा? लिथियम का। और देखिए दोनों भी लिथियम है, मतलब कि अंतर है किसमें? बोरोन और बेरिलियम में, मतलब इन्हीं दोनों में कि किसका ज्यादा होगा। सो देखिए अगर नॉर्मली देखिए हम, है ना, नॉर्मली देखिए तो हमारे अनुसार से, मैंने नॉर्मल का बात करें, अगर हम नॉर्मल का बात करें तो बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था, किससे? बेरिलियम से, क्योंकि इसका साइज छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए क्योंकि भले साइज छोटा, लेकिन बेरिलियम एटॉमिक कितना होता है आपका? 4। तो क्या होगा? 1s2 और 2s2। ताकि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना? 5। तो 1s2, 2s2 और 2p1। देखिए क्या होता है कि बेरिलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फुल फिल्ड है, फुलफिल्ड है ना, जबकि इसमें 2p1 आपका एक सिंगल फील्ड है। तो इस कारण से भले ही बेरिलियम का साइज बोरोन से बड़ा है, बेरिलियम का साइज भले ही बोरोन से क्या है? बड़ा है, लेकिन फुलफिल्ड होने कारण से जल्दी इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता है। इसी कारण से इसका आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होता है। मतलब कि अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी का, तो भले ही बोरोन का साइज छोटा है लेकिन इससे भी ज्यादा एनर्जी, है ना, मैंने बेरिलियम का साइज बड़ा है बोरोन से, लेकिन बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है किससे? बोरोन से। तो ओवरऑल क्या निकलेगा ऑर्डर भाई? देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बन का, सबसे छोटा है भले, अरे हाँ बेरिलियम का भले फील्ड, लेकिन वो बस बगल वाले से जीत सकता है, अपने एडजेसेंट से जीत सकता है, ऐसा नहीं सबसे। तो सबसे छोटा कार्बन, इसका आंसर कार्बन का सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा? तो कब होगा? लिथियम का। अब बेरिलियम और बोरोन में भले ही बोरोन का साथ छोटा है, लेकिन बेरिलियम का हो जाएगा आपका ज्यादा, क्योंकि इसका साइज फुलफिल्ड है और बोरोन का कम। तो ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर। तो कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, ऐसे कौन आपका बी नंबर ऑप्शन, और आपका बी नंबर होगा आपका सही आंसर। 31 हो गया। 32 का बात करेंगे तो क्या है? अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर, ये तो क्लास में इतना बार बोला गया कि क्या होता है। हालांकि अल्डिहाइड और कीटोन्स क्या है? सो है ना, कौन सा आइसोमर? एक अल्डिहाइड और कीटोन क्या आपके? फंक्शनल आइसोमर, है ना। ये तो मतलब कि इसमें तो कोई गलती करने का चांस ही नहीं बनता। कहाँ गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मतलब ये नंबर ऑप्शन। 33 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ये तो जस्ट पीछे बताए हैं अभी, है ना, कि आपको एटॉमिक रेडियस का बताया कौन कौन है आपके पास? बताइए। सोडियम है, फिर क्या? मैग्नीशियम है, फिर क्या आपका? अल्युमिनियम है और सिलिकॉन। अच्छा ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, मतलब कि सब एक ही लाइन में है। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्या? अल्युमिनियम और सिलिकॉन। देखिए लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, मतलब कि सोडियम सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा मैग्नीशियम, फिर वैसे, और सबसे छोटा कौन होगा? तुम्हारा सिलिकॉन। कहाँ है आपका? ए नंबर ऑप्शन का होगा आपका सही आंसर। 34 इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व, है ना,
इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं? प्लस आई वाला को नहीं, प्लस आई ऐसे सुने होंगे, या तो क्या माइनस आई। वैसे क्या होता है देखिए, जैसे कार्बन में जब एक्स लग जाता है कोई भी हाइड्रोजन, तो जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, मैंने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू से इलेक्ट्रॉन किसी को खींचना या पुल करना अपने तरफ, क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसी का बोलते हैं लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, मैंने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू से, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू से अगर आप इलेक्ट्रॉन को, है ना, अगर आप पुल या पुश कर रहे हैं, खींच रहे हैं या पुश कर रहे हैं या धकेल रहे हैं, है ना, तो क्या कहता है इनेटिव इफेक्ट। तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन का तो बात ही नहीं होगा यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता, है ना, और ये बी और डी तो हो नहीं सकता। अब रहा ए और सी, क्योंकि ये दोनों सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज डील्स विथ बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, है ना, नॉट विथ, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन बराबर। अब रहा बात यहाँ पे क्या है, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और लिखा हुआ है डीलोकलाइजेशन। देखिए डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर हो जाए, इसको बोलते हैं मैंने अपना पोजीशन वो चेंज कर दिया, है ना, सीधा ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे। और डिप्लेसमेंट का मतलब होता है बस उसकी तरफ खिंचाना है, उसकी तरफ जाना, ट्रांसफर होना। तो सिंस ये जो पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या हो रहा है, बस जाता है ना, कंप्लीटली जाता है, मतलब कि उसमें बस पुल और पुश वाला बात होता है ना, कभी भी मतलब अपना पोजीशन चेंज नहीं की बॉन्ड यहाँ से टूट के चला गया उसके साथ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बस अपनी तरफ पुल किए हुए रहता है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि डीलोकलाइजेशन, है ना। मतलब इनेटिव में क्या होता है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ओनली क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए 35 में क्वेश्चन क्या देखा, फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन जो दिया हुआ है वो कौन सा एग्जांपल है, क्या दिया हुआ है आपका CH3 CH2 एंड I प्लस में क्या चाहिए आपका KOH एक्वस, है ना, और आपका क्या बना है इसमें CH3 CH2OH और प्लस में KI। अच्छा आपको इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि I यहाँ से रिप्लेस हुआ है किससे, OH से, मतलब कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो किसी दूसरे अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, तो क्या बोलता है इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्शन में आपका एक जगह एलिमिनेशन है जो कि हो नहीं सकता, एडिशन ये भी हो नहीं सकता है, तो मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन है। अब लिखा गया ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक, ये वाला बात कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इस बात को जरा ध्यान से देखिए। तो बड़ा सिंपल है। अच्छा देखो अब ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक, दिशा कैसे करते हैं, तो बड़ा सिंपल है कि आप देखिए कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किसके थ्रू से हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू से या कि न्यूक्लियोफाइल के। तो अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो CH3 है, आपका CH2 है, फिर क्या आपका आयोडीन है, और प्लस में क्या आपका KOH। अगर इसको ऑपरेशन देखें तो KOH के बारे में आप जानते हैं कि क्या पूछ सकता है, एक्वस में तो K प्लस में और OH माइनस में। अच्छा OH माइनस आ गया तो ये अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन के आने के कारण से क्या होगा पार्शली नेगेटिव, इसमें क्या होगा पार्शली पॉजिटिव, है ना। तो क्या करेंगे ये O माइनस इस पे अटैक करेगा, आई यहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा, है ना, और बाहर होगा क्या होगा आपका, देखो तो CH3 CH2 और OH हो जाएगा, आपका क्या बनेगा आई पे माइनस। देखिए तो यहाँ पे OH माइनस के चलते क्या हो रहा है आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब ये अटैक करके निकल रहे हैं, है ना। तो मतलब ये क्या है, तरह का आपका, है ना, न्यूक्लियोफाइल, है ना। और अगर ये एक न्यूक्लियोफाइल है मतलब यहाँ का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल, इसका आंसर इसको बोलेंगे लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए तो ये था आपका कंप्लीट आंसर, है ना, पूरे सॉल्यूशन का। फिर हम लोग अगले टेस्ट में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।